मित्रों नमस्कार, मैं नीरज श्रीवास्तव एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी। मैं आपके बीच BNSS का चैप्टर 13 और CRPC का चैप्टर 12 का कंपैरेटिवली स्टडी के मकसद से उपस्थित हुआ हूँ। चैप्टर 13 BNSS का ये जो है FIR कॉग्निटिव ऑफेंस, नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस। चैप्टर 13 BNSS का इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेशन का पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग कॉग्निटिव ऑफेंस, नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस कैसे होगा, कब होगा, पुलिस का पावर क्या है, उस पर आधारित यह चैप्टर रहा है। CRPC में हम लोगों ने अध्ययन किया भी था। इसमें जो कुछ थोड़ा बहुत चेंजिंग आई है उसके बारे में देखने का प्रयास किया जाएगा। BNSS का चैप्टर 13 ये सेक्शन पूरा 173 से लेके 196 यानी 173 से 196, और उधर हम लोग पढ़ते थे 154 से लेके 176। 154 FIR से शुरू होता था, तो उसी के साथ साथ हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला सेक्शन है 173 संज्ञेय मामलों की इत्तला, इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निटिव ऑफेंस। अगर कोई संज्ञेय अपराध घटा उसका सूचना यानी FIR, जो कि 154 में था। 154 का प्रोफार्मा भी था FIR का, जिसमें जो है FIR दर्ज होती है आज भी। आज नहीं, अब तो BNSS का हो गया 173 में आने लगा, पहले 154 का था FIR का प्रोफार्मा। कॉग्निटिव संज्ञेय अपराध जिसमें पुलिस जो है बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है, उसके बारे में FIR होगा। आप सूचना देंगे थाने पर। अब सूचना देने का पहले रिटन में था, ओरल था, अब इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो वीडियो के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से देने की बात कही गई है। नया चीज़ बढ़ाया गया है, और कहीं पर भी जो है 0 FIR की भी बात आ गई है। ऑडियो वीडियो, व्हाट्सएप, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर FIR की सूचना दी जाती है तो उसमें एक चीज़ ये बढ़ा दी गई है कि संबंधित थाने पर जहाँ सूचना दी गई है वहाँ पर 3 दिन के भीतर जाकर के थाने FIR पर सिग्नेचर करेंगे, तब वह कंप्लीट होगी, तभी वो FIR रजिस्टर होगी। तो अदरवाइज़ वो बेकार हो जाएगी। 3 दिन के अंदर एनी हाउ आपको पहुँचना है। इस तरीके से एक नया चीज़ आई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से FIR दर्ज कराने की बात। पहले भी था, रिटर्न में था, ओरल था, वो सब चीज़ें थी। फिर आता है जो सेक्शन 64, 65, 76 जो महिलाओं से संबंधित 376 वाले जो ऑफेंसेस IPC के थे, उससे संबंधित जितने भी, अब तो ये 64, 65 BNS बन गया 2023 भारतीय न्याय संहिता, उससे संबंधित अगर कोई FIR हो रही है तो उसका महिला अधिकारी से संबंध होना चाहिए। महिला अधिकारी जांच वगैरह करेगी, इसके बारे में सब बताया गया है। और वैसे लोगों का उसके घर पर जांच पड़ताल के लिए पुलिस जाएगी। ये चीज़ है पहला सेक्शन। 154(1) में जैसे हम लोग FIR करते थे, उसी तरीके से 173(1) के बारे में ये बता रहा है। दर्ज हो गया FIR। अब चैप्टर 154(2) में हम लोग CRPC में पढ़ते थे कि उसकी कॉपी निःशुल्क मिलेगी, FIR की कॉपी देने की बात थी। उसी तरीके से इसमें भी बना दिया 173 सब क्लास 2 में कि FIR की कॉपी मिलेगी। फिर आता है इसमें जो है 173(3) में इसमें दे दिया है कि संज्ञेय अपराध को करने से संबंधित इत्तला की प्राप्ति पर, जिसमें 3 साल या उससे अधिक दंड, यानी 7 साल से अधिक ना हो, 7 साल तक की सज़ा वाले, 3 साल एक कंडीशन बना दिया 3 साल से लेकर 7 साल तक के बीच वाले अगर हैं, 7 साल तक की सज़ा वाला अपराध है, तो 14 दिन की जांच का पुलिस को पावर दे दिया गया है। पुलिस को यहाँ पर खेलने खिलाने का मौका मिल जाएगा। 14 दिन तक दौड़ाएगी पुलिस कुल मिला करके जांच के नाम पर। इसके बाद जो है अन्वेषण की कार्रवाई करने के लिए जब प्रथम दृष्टया मामला विद्यमान है, जब पुलिस को लगेगा कि हाँ आप जो है इसमें पाया जा रहा है, तो इसमें जो है ऐसी रैंक के अधिकारी जो उप पुलिस अधीक्षक की पंक्ति के नीचे के ना हों, यानी SP रैंक का अधिकारी हो
की अनुमति से ऐसे अपराधों की प्रकृति और गंभीरता पर विचार कर सकेगा। अब इसके बाद जो है पुलिस अधिकारी से जो है, इसके पहले भी दिया है, 14 दिन वाली बात है, 14 दिन की बात है, और इसमें दिया है 14 दिनों की अवधि के भीतर मामले में कार्यवाही करने के लिए प्रथम दृष्टया विद्यमान प्रारंभिक जांच संचालित करने के लिए, अगर जांच करने के लिए या कह रहा है अन्वेषण की कार्यवाही करने के लिए, जब प्रथम दृष्टया यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस प्राप्त है उसमें पाया जा रहा है तो 14 दिन तक की जांच करेगा और उसके बाद जो है अपने अधिकारी से वो सूचना देगा और उसके बाद जो है FIR दर्ज होगी। उसके पहले 14 दिन के पहले कुछ नहीं होना है। इसका सब सेक्शन 4 जो था पहले भी था, अगर आपकी 154(1) में FIR दर्ज हो गई, कापी मिल गई तो ठीक है, और ये जो है 14 दिन वाला, ये तीसरा सेक्शन जो है इसका सब क्लास जो है थोड़ा सा रेक्टिफाई किया गया है। पुलिस उच्चाधिकारी की बात आती है इसमें, अगर FIR दर्ज नहीं हो रही है तो आप लिखित रूप से FIR एप्लीकेशन जो है शिकायती प्रार्थना पत्र उच्चाधिकारी पुलिस वालों को भेजने की बात कहा गया है 173(4) में। और इसी में एक बात आगे बढ़ गई है कि मजिस्ट्रेट को भी दे दिया गया है कि अगर वहाँ भी पुलिस में देने के बाद भी FIR दर्ज नहीं होती है तो मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं। इसी वजह से 173(4) जो कि 156(3) के तरीके से हम लोग मानते थे, यहाँ पर भी कोर्ट प्रचलन में यह बात आ रही है, लोग बोलते हुए देखा भी गया है 173(4) में एप्लीकेशन यानी 156(3) वाली एप्लीकेशन, जबकि 175 ये है 173(4), 175(3) में यहाँ पर जो है अन्वेषण के आदेश की बात कह रहा है। उसमें भी कहा गया है 175(3) में स्पष्ट कहा गया है कि निवेदन पर पूर्वोक्त प्रकार के ऐसे अन्वेषण का आदेश, मजिस्ट्रेट को यह पावर देने की बात है कि जो कोई भी मजिस्ट्रेट 210 जो बेनेसेस है यानी 190 कागजात संज्ञान लेने वाली बात, 190 CRPC वाला 210 जो बना, उसके अंतर्गत जो भी मजिस्ट्रेट को पावर है, जो कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट है, तो 173(4) जो कि अभी BNSS का है के अधीन किए गए शपथ पत्र द्वारा समर्थित आवेदन पर विचार करने के पश्चात ऐसी जांच जो आवश्यक समझे किए जाने के पश्चात तथा इस संबंध के लिए किए गए निवेदन पर पूर्वोक्त के प्रकार के अन्वेषण का आदेश। अब इसमें भी अन्वेषण का आदेश देने की बात है और यहाँ पर भी 173(4) में जो भी हम लोग पढ़ रहे थे, इस तरीके से ये है 173 का। अब इसके बाद आता है 174 जो कि 155 था, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में कंप्लेन करने की बात थी, जो कि हम लोग NCR के नाम से जानते भी थे। NCR दर्ज होता था, NCR में सीधी सी बात है, और वही 174 बन गया है BNSS का। इसमें भी अगर NCR असंज्ञेय अपराध की अगर सूचना दी जाती है तो दर्ज हो जाएगी तो 155(2) हम लोग देखते थे ना पहले, तो उसमें था मजिस्ट्रेट के आर्डर के बाद, फिर पुलिस उसमें एक्शन में आती थी। उसी तरीके से 174(2) में कहा गया है मजिस्ट्रेट के आर्डर के बाद ही पुलिस जो है उसकी विवेचना करेगी। अगर अब जब विवेचना का आदेश हो जाएगा तो जैसे कि वो वारंट के मामले में जैसे वो विवेचना को उसको पुलिस को पावर है वैसा ही प्रयोग करते हुए उसकी विवेचना करेगी। तो ये चीज़ है। और उसके बाद अगर उसमें जो है ये माना जाएगा कि अब संज्ञेय मामला वो हो गए, जिसमें से कम एक संज्ञेय है, जैसे मान लीजिए कि उसमें 2-3 अपराध हैं, उसमें से अगर संज्ञेय है तो सारे मामले को संज्ञेय समझ करके ये विवेचना इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाले करेंगे। इस तरीके से 173, 174 और CRPC का 154, 155। इसके बाद आता है 175 BNSS का, जो कि हम लोगों का 156 रहा है। अब 175 में दे रहा है संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति। अब
थाने का जो जुरिडिक्शन होगा, पुलिस वालों का जो होगा, उसमें जो है कोई भी संज्ञेय अपराध आएगा, उसके रिपोर्ट लिखना, उसकी जांच करना, उसके पावर के बारे में ये बता रहा है। इसमें जो है ये कह दिया गया है कि हाँ, पुलिस वाले अपने अपने क्षेत्राधिकार में काम करेंगे और उनको जो पावर है अन्वेषण कर सकेंगे, परंतु संज्ञेय अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर विचार करते हुए पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक के मामले का अन्वेषण करने के लिए अपेक्षा कर सकेगा। अब मतलब ऊपर के अधिकारी भी अन्वेषण कर सकेंगे। फिर आता है इसमें 175(2) में कि किसी मामले में पुलिस अधिकारी की किसी कार्यवाही को किसी भी प्रक्रम में इस आधार पर प्रश्नगत न किया जाएगा कि मामला ऐसा था जिसमें ऐसा अधिकारी अन्वेषण करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं था। इस पर ये चीज़ नहीं मानी जाएगी कि अधिकारी जो है कॉम्पिटेंट नहीं था, इसलिए इनमें पूरी विवेचना खराब हो गई। इस तरीके से इसका सेक्शन 2 है। फिर बात आती है सेक्शन 3 में, वही है जो 156(3) था, वही 175(3) है। इसमें यह है कि 156(3) वाली एप्लीकेशन जो है, यानी 173(4) में और 175(3) इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि धारा 210 के अधीन सशक्त कोई भी मजिस्ट्रेट, यानी 190 CRPC उसमें जो है, जो हम लोगों का 190 संज्ञान लेने वाली बात थी, जो कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट है 190 CRPC वाला, यानी ये 210 BNSS का, इसमें जो है 173(4) जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो है मजिस्ट्रेट भी उच्चाधिकारी को दीजिए, पुलिस उच्चाधिकारी, उसके बाद जो है कोर्ट में आकर के आप जो है ऑर्डर करा सकते हैं। तो 173(4) में दिया हुआ है, अगर जो है वहाँ पर जो है एप्लीकेशन के साथ में एफिडेविट के साथ आया हुआ है तो आवश्यक समझेगा तो मजिस्ट्रेट जो है ऑर्डर कर सकता है। यानी 175(3) भी 156(3) की जगह पर यह है। कुल मिला के एफिडेविट के साथ 156(3) आनी चाहिए। इस तरीके से इसके बाद है, अगर मामला आ रहा है, इसका सब क्लास 4 आ रहा है 175(4) 210 के अधीन सशक्त मजिस्ट्रेट लोक सेवक के विरुद्ध आ गया मामला, जो सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध परिवार की प्राप्ति पर जो अपने शासकीय कर्तव्यों के दौरान ड्यूटी के दौरान अगर हैं तो के विरुद्ध आ गया ना, पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध आ गया, तो ऐसी परिस्थितियों में अंतर्विष्ट उनकी रिपोर्ट आएगी और उनके उच्चाधिकारी की रिपोर्ट आएगी, बस इतना ही है। इस तरीके से ये हो गया 175। अब आता है मामला 176 अन्वेषण की प्रक्रिया, यानी अब जो हम लोग का 157 था, इसमें ये था कि जो अन्वेषण होगा 175 में, यहाँ पर ऊपर में संज्ञेय मामले में जो अन्वेषण होगा, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिसका अन्वेषण करने के लिए 175 के अधीन वह सशक्त है, तो वह उस अपराध की रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को तत्काल भेजेगा। मतलब मजिस्ट्रेट को रिपोर्टिंग का ये प्रोसीजर पहले भी था 157 में। जो विवेचना कर रहा पुलिस अधिकारी, उसकी ड्यूटी होगी मजिस्ट्रेट को सूचना दे, रिपोर्ट भेजे। ऐसे अपराध का पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान करने के लिए सशक्त है, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का अन्वेषण करने के लिए, और यदि आवश्यक हो तो अपराधी का पता चलाने, गिरफ्तारी उपाय वगैरह सब करने के लिए। सबके बारे में पुलिस को रिपोर्ट 157 में रिपोर्ट भेजने की बात ही थी कि जो FIR दर्ज हुआ उसमें क्या कार्रवाई हुई, FIR की कॉपी भेजना। तो 157 CRPC हम लोग पढ़ते थे, वही चीज़ यहाँ पर जो है 176 हो गया है। अब जहाँ तक बात आती है बलात्संग वगैरह के बारे में, महिला से पीड़ित कोई मामला है, बलात्संग वगैरह है, उसमें यह है कि भाई महिला अधिकारी जो है उसकी जांच पड़ताल करेगी, उसके यथासंभव उचित जहाँ वो चाहे उसके घर पर जांच पड़ताल के लिए होगा। इसमें भी मोबाइल ऑडियो वीडियो के माध्यम से वीडियोग्राफी कराई जाएगी, ये सब चीज़ें हैं। मामला आता है रिपोर्ट 177 आ गया BNSS का। रिपोर्ट कैसे दी जाएगी? अगर जो है, अगर ऊपर के बारे में है कि 176 के अधीन जो 157 में काम हुआ अभी, अब कैसे भेजी जाएगी? तो भेजने का मतलब अपने उच्चाधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से दी जाएगी। किसको? मजिस्ट्रेट को।
176 वाला जो है, जो रिपोर्ट भेजने वाली बात है, वो अपने उच्चाधिकारी के माध्यम से पुलिस वाले इस बात की रिपोर्ट भेजेंगे कि FIR दर्ज हो गया और क्या अभी तक कार्रवाई हुई, संज्ञेय मामला था, उसकी रिपोर्ट। कुल मिलाकर के FIR की कापी भेजना, जो पर्चा कट गया हो उसके बारे में रिपोर्ट भेजना, जो कि 157 CRPC में था, और 158 ये बताता था कि रिपोर्ट जो है कैसे भेजी जाएगी, अपने पुलिस के उच्चाधिकारी CO वगैरह के माध्यम से भेजने की बात है। इस तरीके से ये 177 हो गया, यानी 158 CRPC का हो गया। इसके बाद 179 आता है। 179 का मतलब है कि 159 की साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा, साक्षियों का नहीं, अन्वेषण प्रारंभिक, 1 मिनट, इसमें जो है अन्वेषण 178 का मतलब अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति है 178, जो कि 159 रहा है CRPC का। अन्वेषण यानी इन्वेस्टिगेशन या प्रारंभिक जांच आ गई। प्रारंभिक जांच का मतलब हो गया FIR दर्ज करने के पहले जो 14 दिन वाली बात है, उसमें पुलिस वाले जो करें अपना प्रारंभिक जांच में, मजिस्ट्रेट कोई रिपोर्ट प्राप्त होने पर धारा 176 के अधीन अन्वेषण के लिए आदेश दे सकता है, या यदि वह ठीक समझे तो वह इस संहिता में उपबंधित रीति के मामले में प्रारंभिक जांच करने के लिए या उसको अन्यथा निपटाने के लिए तुरंत कार्यवाही कर सकता है, या अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को प्रतिनियुक्त कर सकता है। यानी कोई भी आदेश जो है, प्रारंभिक जांच का आदेश देने का भी मजिस्ट्रेट का पावर है, कि कोई पार्टली अगर कुछ जांच वगैरह करानी है तो उसके बारे में ये जो है, या उस पूरे मैटर को निपटाने के लिए भी आदेश दे सकता है, या अपने कोई सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को भी यह नियुक्त कर सकता है कि ऐसा आदेश देने के लिए, कार्रवाई करने के लिए। ये 159 है मामला। इसके बाद आता है 178 के बाद 179 साक्षियों की हाजिरी। अब 160 जो CRPC का था, साक्षियों को सम्मन करने की बात है। अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, 154 CRPC से शुरू हुआ काम, 154 से लेकर के अभी आया। अब ये कि इन्वेस्टिगेशन में जिनको पुलिस वालों को, गवाहों को बुलाना हो तो उनको जो है नोटिस जारी करेंगे, सम्मन जारी करेंगे। लेकिन अब बात यहाँ आ गई इसी में थोड़ा सा कि 15 साल से कम आयु का है, 4 साल से ऊपर का है, कोई जीर्ण शीर्ण है, बीमार है, तो उसके घर पर जाएंगे, उसके सुविधा अनुसार उसका बयान लेंगे। 160 जो बताता है नोटिस की बात है, साक्षियों को सम्मन करना 160। उसके बाद 161 हम लोग जो CRPC था, अब वो जो 160 CRPC था 179 हो गया। साक्षियों को हाजिरी के सम्मन की बात 179 BNSS और 160 CRPC। 180 अब आ गया मामला गवाहों को बयान, 161 जो CRPC था। सीधी सी बात है, 161 में बयान होगा। जो गवाहों को सम्मन किया गया है उनका जो है 161 में बयान दर्ज होगा। मामला फिर वही पुलिस, महिलाओं से संबंधित कोई अपराध है तो उसको जो है महिला अधिकारी ही दर्ज करेगी उसके सुविधा अनुसार। इस तरीके से 161 का काम हो गया। फिर आता 161 का मतलब 180 BNSS। अब मामला BNSS का 181 आता है और CRPC का 162, जिसमें कि 181 का मतलब है पुलिस को किया गया कथन और उसका उपयोग। जो 61 में बयान हुआ उसका क्या यूज है उसके बारे में बताता है, जो कि हम लोगों का CRPC में 162 रहा है। 162 में ये बात कही गई है कि जो 161 में बयान होगा उस पर गवाह का सिग्नेचर नहीं होगा, और 162 CRPC में जो बयान होगा, यानी 181 BNSS में जो बयान होगा उसका उपयोग कन्फर्टेशन के लिए ट्रायल में किया जा सकेगा। केवल इतना ही बात हम लोग 162 के बारे में जानते थे, मुख्य रूप से यही थी। इसमें दिया 145 एविडेंस एक्ट में, एविडेंस एक्ट का 1872 जो था कन्फर्टेशन वगैरह के बारे में, उसके मकसद से 161 का बयान कन्फर्म कराया जाएगा। 162 में ये बात कही गई है और 162 में ये भी है कि सिग्नेचर गवाह नहीं करेगा। इसके बाद जो आता है BNSS का 182 और CRPC का 163। इसमें ये कहा गया है कोई उत्प्रेरणा नहीं किया जाएगा, मतलब कोई धमकी वगैरह किसी गवाह को इस तरीके का इन्वेस्टिगेशन के दौरान नहीं दी जाएगी। इसके बारे में है, ये कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं था।
इस तरीके से 163 के बाद 164 जो कि हम लोगों का CRPC था, कन्फेशन वाला बयान, जो कि अब 183 हो गया, 183 विटनेसेस और 164 जिसमें कन्फेशन, इसमें भी ऑडियो वीडियो की बात आ गई है, कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आ गया है। अगर कोई कन्फेशन देना है 164 में मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस वाले पेश करेंगे, एप्लीकेशन देंगे, अलाउ होगा, उसके बाद जो है मजिस्ट्रेट उनका बयान दर्ज करेगी और वही फिर बलात्संग वगैरह के मामले में अगर है तो महिला मजिस्ट्रेट ही यथासंभव वो बयान लेगी। इसके बाद 164 के बारे में हम लोग सभी लोगों को जानकारी है। बात आती है 164 का मतलब 183, और इसके बाद जो हम लोगों का 164 CRPC के बाद 164 ए था, इसमें ए न करके 183 के बाद नया चैप्टर बना दिया 184, जिसमें महिलाओं का, रेप पीड़िता लोगों का मेडिकल इमरजेंसी के बारे में है। इसमें बयान मेडिकल कराने की बात है, चिकित्सीय परीक्षण की बात है। कहने का मतलब ये हो गया 183 यानी 164 CRPC और जो 164 मेडिकल इमरजेंसी बलात्संग के मामले में महिलाओं का था मेडिकल, वो 184 नया सेक्शन बना दिया, चैप्टर नहीं सेक्शन है ये। इस तरीके से ये हो गया 184 तक। इसके बाद आता है 185 पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी, जो कि 165 CRPC विवेचना के दौरान 165, 103 वगैरह हम लोग CRPC में पढ़ते थे। खोज करना, चोरी का माल का सर्च करने के बारे में है। तो 165 जो है CRPC जो था 185 हो गया तलाशी लेने का, पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी, सीमाओं के अंदर, घर के अंदर घुस के तलाशी लेने की बात है। तो ये प्रक्रिया बताता है 165 CRPC था जो कि 185 हो गया है। पुलिस अधिकारी का पावर बता रहा है तलाशी लेने का। फिर आता है 186 पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारंट जारी करने की अपेक्षा कर सकेगा। तलाशी वारंट के बारे में है। अब यहाँ 166 आ गया। पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उपनिरीक्षक से अनिम्न पंक्ति का पुलिस अधिकारी जो अन्वेषण कर रहा है किसी दूसरे पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से, चाहे वह उस जिले में हो या दूसरे जिले में हो, किसी स्थान में ऐसे मामले में तलाशी करवाने की अपेक्षा कर सकता है और पूर्व कथित अधिकारी स्वयं अपने थाने की सीमाओं के अंदर तलाशी करवा सकता है। तलाशी कराने की बात हो गई, खुद भी कर सकता है, दूसरे जुरिडिक्शन में, दूसरे एरिया में भी जा कर के कर सकता है। इसके बाद जो है ऐसा अधिकारी अपेक्षा किए जाने की 185 के उपबंध हो। 185 का मतलब ये हो गया कि अब इसमें जो है 165 वही सर्च वाली बात है कि 165 जो CRPC का था 185 यानी 185 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करेगा, यानी सर्च करेगा, घर में घुस करके तलाशी लेगा और इसमें अन्य अधिकारी से तलाशी वारंट की बात है और इसके बाद तलाशी करवाने की अपेक्षा करेगा और विलंब होगा। उसका परिणाम यह हो सकता है कि अपराध किए जाने का साक्ष्य छिपा दिया जाए या नष्ट कर दिया जाए। तो पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के लिए या उस अधिकारी के लिए जो इस अध्याय के अन्वेषण कर रहा है, यह विधिपूर्ण होगा कि वह दूसरे थाने के स्थानीय सीमाओं के अंदर किसी स्थान की धारा 185 वही सर्च करने के उपबंधों के अनुसार ऐसी तलाशी करे, तलाशी करवाए। मानो ऐसा मतलब अगर अर्जेंसी मैटर है, भाग जाने, मुलजिम भागने की संभावना है, तो वो दूसरे थाने का एरिया में भी जा कर के अगर तलाशी करता है तो ये माना जाएगा कि वो अपने सीमाओं के अंदर ही तलाशी कर रहा है, जैसे वो अपनी ड्यूटी करता। इसके बाद जो है यहाँ मामला फिर आगे जो है तलाशी की सूचना तत्काल भेजेगा, किसको? अपने अधिकारियों को भेजेगा। 103 धारा 103 जैसे इसमें है कि अधीन तैयार की गई प्रतिलिपि को भेजेगा और निकटतम मजिस्ट्रेट को भी सूचना देगा और जिस स्थान की तलाशी ली गई है उसके स्वामी अभिभावक अभिलेख में प्रतिलिपि उनको वो है उसकी कॉपी दे देगा। सर्च जो करेगा, सीजर मेमो बनाएगा, सर्च करने के लिए जो सर्च करेगा सीजर मेमो बनेगा
और उसकी कापी उसके घर के मालिक को भी देगा। और इसमें कुल पावर जो है पुलिस वालों को दिया गया अपने थाने में, और दूसरे थाने में दूसरे क्षेत्राधिकार में जाकर के तलाशी करने की बात है। बस इतनी प्रक्रिया इसकी बताता है। 186 के बाद जो कि 166 है हम लोगों का, और उसके बाद जो है 187 है। 187 का मतलब 167 है, जो कि डिफ़ॉल्ट बेल के बारे में नाम से हम लोग जानते हैं। अगर 24 घंटे के अंदर जो है अन्वेषण पूरा नहीं हो रहा है तो न्यायिक जुडिशल कस्टडी में मुलजिम जाएगा, निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया। उधर 57 जो CRPC हम लोग पढ़ते थे कि 24 घंटे में पेश करना है, फिर 50 हम लोग CRPC पढ़ते थे कि उसे गिरफ्तारी का अधिकार और आधार बताने की बात थी। वो सब प्रक्रिया के बाद में अगर ले आया गया 24 घंटे में नहीं हो रहा है तो 167 में चालान बनेगा, जेल जाएगा। इसके बाद 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में लेने की बात इसमें कही गई है 187 में। और इसके बाद 90 दिन और 60 दिन की बात कही गई है, जहाँ हेनियस क्राइम है, 7 साल हत्या है, रेप है, 7 साल से ऊपर वाले जो है उसमें 90 दिन हेनियस में है, और 60 दिन जो है कि उतने दिन में चार्जशीट फाइल हो जाए। नहीं होती है तो डिफ़ॉल्ट बेल मुलजिम को बेल छूटने का एक पावर अधिकार मिल जाता है। 167 के बाद में 167 जो है 187 है बीएनएसएस का। 188 आता है बीएनएसएस का, अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट, यानी 188 जो है अब यहाँ 68 हो गया। जब कोई अधीनस्थ पुलिस अधिकारी अन्वेषण करता है तो अन्वेषण के परिणाम की रिपोर्ट पुलिस थाने के मतलब SHO को रिपोर्ट देने की बात है, और कुछ नहीं है, जनरल प्रक्रिया में है ये। 168 बीएनएसएस का जो था 168 CRPC जो था 188 बीएनएसएस है कि अगर कोई सबऑर्डिनेट पुलिस अफसर अगर जांच कर रहा है तो SHO को रिपोर्ट करेगा, फाइनल जो रिजल्ट आया उसका। फिर 189 है, जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्त को छोड़ना। 189 जो कि 169 CRPC था, जब इन्वेस्टिगेशन हुआ और सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिला तो 169 में FR लगता है। और 169 जो है पहले लिख करके आता था, प्रोफार्मा था, फटा चिट्ठा आता था, उस पर उसका मतलब है कि FR लगा, फाइनल रिपोर्ट हो गई, मुलजिम के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है, उसकी रिपोर्ट आती थी FR। अब तो 173(2) में जो पहले CRPC का जो है जो चार्जशीट फाइल करी जा रही है 173(2) में आ रही थी, अब वही चीज़ जो है पूरी मतलब कुल मिला के 169 जो हमारा पहले था उसको हटा करके बाद में 173(2) का प्रोफार्मा जो चार्जशीट का प्रोफार्मा था उसमें आने लगी। अब इसके बाद तो अब नई किताब के हिसाब से नया सेक्शन हो गया, उसमें आने लगी। कहने का मतलब ये चीज़ जो है 169 वाली, अगर साक्ष्य नहीं मिला तो FR डालने वाला वो प्रोफार्मा बहुत पहले आता था। अब मामला आता है उसके बाद 169 जो CRPC थी 189 हो गई। अब जब साक्ष्य नहीं मिला तो 169 CRPC यानी 189 बीएनएसएस, और जब साक्ष्य मिल गया यानी मुलजिम के खिलाफ साक्ष्य मिल रहा है तो चार्जशीट भेजने की प्रक्रिया करी जाएगी। 189 के बाद यानी 90 आ गया। 190 में जब साक्ष्य पर्याप्त है तब मामलों का मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाना। अब यहाँ पर जो है भेजने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हाँ भाई, सफिशिएंट जो है एविडेंस मिल गया है तो विचारण के लिए उसकी सूचना मजिस्ट्रेट कंप्लेनेंट को भी देने की बात है, यहाँ बता दी जाएगी। और 170 जो CRPC था 169 170 यानी 169 CRPC में साक्ष्य नहीं मिल रहा था तो FR लग गया, और जब साक्ष्य मिल गया 170 CRPC यानी अब आगे मजिस्ट्रेट के पास भेजने की बात, यानी बीएनएसएस में 189 और 190। इसके बाद आता है 191 बीएनएसएस का है जो कि 171 था CRPC का। परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा नहीं। अगर पुलिस साक्षियों को जाना है, न्यायालय में जाना है, तो ये ऐसा नहीं रहेगा कि पुलिस वाले ले जाएं या उनको दबाव दिया जाए या उनके साथ जाने की बात है। ये जनरल बातें हैं। पुलिस अधिकारी परिवादी कंप्लेनेंट हो या साक्षी हो, विटनेस हो, प्रोसिक्यूशन विटनेस हो, वो जो है अपने से जाएं हमें, उनके लिए हाजिर होने के लिए कोई ऐसा पुलिस के साथ जाने की बाध्यता नहीं है।
इसके बाद आता है 192। 92 का मतलब आता है 172। 172 का मतलब सीआरपीसी का मतलब हो गया जो सीडी है उसको ये कहा जाएगा केस डायरी वगैरह के बारे में। 172 और उधर पुलिस एक्ट में संभवतः सेक्शन जो है 44 था, सीडी है जीडी के बारे में, सीडी जीडी के बारे में उधर पुलिस एक्ट में भी है, इधर भी है 172 में सीडी के बारे में आती है बात। डायरी जो लिखने की बात है अन्वेषण में कार्रवाइयों की डायरी। और इसके बाद जो है ये जो केस डायरी होती है ये प्रिज्यूम की जाती है कि पुलिस का जो है जो आया हुआ केस डायरी जीडी सीडी आई है वो सही बात है, सही है। 114 एविडेंस एक्ट में हम लोग पढ़ते थे प्रिज्यूम करके चलती है कोर्ट, इसीलिए इस केस डायरी को जीडी को डिस्ट्रॉय करना ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन इम्पोर्टेंट होता है, नहीं तो पुलिस इसको मान के चलेगी कि जो आया हुआ है ये केस डायरी जीडी सीडी सब सही है। इस तरीके से 192 हो गया। 172 अब मामला आता है 193। 93 का मतलब है 173 जो सीआरपीसी था। अब देखिए 173 2 में हम लोग की पहले आती थी चार्जशीट वगैरह, अब यहाँ पर जो है 193 में अन्वेषण समाप्ति के बाद चार्जशीट भेजने की बात है। उसमें सारी डिटेल दिया हुआ है कैसे चार्जशीट फाइल होगी, कैसे फाइनल रिपोर्ट होगी, पुलिस रिपोर्ट होगी, वो कैसे भेजी जाएगी। यह है 173 का ये समरूप। अब मामला आता है 194। 94 का मतलब हो गया 174, जहाँ जो है 7 साल के बीच में महिलाओं के आत्महत्या वगैरह के बारे में है, कर लेती हैं, मजिस्ट्रेट के द्वारा बयान लेने की जांच करने का है, मौके पर जाके आत्महत्या आदि पर पुलिस का जांच करना, रिपोर्ट करना। अब आ गया 174 जो सीआरपीसी का था, ये हो गया 194 7 साल के भीतर में अननेचुरल डेथ वगैरह के मामले में जो मजिस्ट्रेट बयान करते हैं 174। अब इसके बाद आता है 195 बिनेसेस का है जो कि 175 है, जब 7 साल के भीतर मरने वाली महिलाओं विवाहिताओं का जहाँ पंचनामा वगैरह बयान लिया जा रहा है, नहीं पंचनामा नहीं सॉरी उसका बयान है अभी लिया जा रहा है, तो उसमें व्यक्तियों को सम्मन करने की बात आ रही है इसमें कि गवाहों को बुलाना होगा, तो उनको जो है कैसे सम्मन किया जाएगा। यानी 174 में आत्महत्या के मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा बयान जांच लेना करना, और 175 के साक्षियों को बुलाना। 175 का मतलब सीआरपीसी और बिनेसेस का मतलब 195 में गवाहों को बुलाया जाएगा। किसके बारे में? 194 बिनेसेस यानी आत्महत्या करने वाली महिलाओं, या सीआरपीसी में 174 सीआरपीसी में। इस तरीके से 194 195 बिनेसेस का और 174 और 175 सीआरपीसी का यहाँ आत्महत्या से संबंधित है। अगर आत्महत्या के मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा बयान लेना और 175 में गवाहों को बुलाना। इसके बाद आता है फिर जो है 196 जहाँ मृत्यु हो गई है, डेथ हो रही है, इसमें भी वही 194 जो इसमें दिया है बेनिसेस का, जो महिलाओं जो 7 साल के बीच में 7 साल के भीतर यानी शादी से 7 साल के भीतर मरने वाली औरतों का उसमें दिया हुआ है 194(3) में का जो बयान डीडी लेता, डायरेक्शन करता, जो कि सेक्शन 32 एविडेंस एक्ट में है। डीडी दर्ज करने वाला मजिस्ट्रेट जैसे उस महिलाओं का लेता, वही मजिस्ट्रेट दिया हुआ है जो मृत्यु समीक्षा करने के लिए सशक्त है। 194(1) में वर्णित किसी अन्य दशा में इस प्रकार सशक्त किया गया कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकेगा, और यदि ऐसा करता है तो ऐसी जांच करने में वे सब शक्तियाँ होंगी जो किसी अपराध की जांच करने में होती। जहाँ पर कोई व्यक्ति मर जाता है, गायब हो जाता है, महिला के साथ बलात्संग के मामले में है, तो इस तरीके से मृत्यु के मामले में बयान लेना मजिस्ट्रेट के बारे में है। और 7 साल शादी से 7 साल के भीतर अननेचुरल डेथ वाली महिलाओं के मामले में 174 था सीआरपीसी, जो कि फिर उसके बाद 175 था, 174, 175, 176, ये सब जो है बयान लेने की बात
इसमें थोड़ा सा चूक ये हो गई है। 174 जो है, जो हमारा BNSS CRPC था, इसमें हमने ये गलती से ये बताया है कि बयान लेने की बात है, नहीं, इसमें मिस्टेक हो गया है। आत्महत्या कर लेने पर जो महिलाएं मर गई हैं, शादीशुदा हैं, जिनका 7 साल के बीच में उनकी अननेचुरल डेथ हो गई है, उनका मौके पे जा कर के वो पंचनामा वगैरह करने की बारे में 174 CRPC था, जो कि 194 BNSS में है। उसी तरीके से 196 लास्ट में है। अगर डेथ वाली मैटर में है तो मजिस्ट्रेट जो है, जो पंचनामा तैयार करता है मौके पर, उसके बारे में 176 जो है CRPC है और 196 BNSS है। हमने उसमें DD की बात कह दिया था, DD नहीं है, इसमें मृत्यु के बारे में है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पर अध्ययन किया। पुनः मैं किसी अन्य टॉपिक पर आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।